व्हाट्सअप, मैं विकास नागर स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ पीसीएस प्लेटफॉर्म पे। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और मजे में भी होंगे। भाई पीसीएस में पॉलिटी का सिलेबस इतना वाइड है कि आप लोगों को टेंशन होती होगी कि भाई एग्जाम आ रहा है, इतने कम समय में हम पॉलिटी कैसे याद रखें, कैसे रिवाइज करें, क्योंकि पॉलिटी वो गर्लफ्रेंड है जो आपका प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक का सफर तय करवाती है। तो भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और डरने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि मैं लेकर आया हूं पॉलिटी का एक क्विक रिवीजन थ्रू माइंड मैप्स। वो भी इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है ना, और इन माइंड मैप्स के थ्रू हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भाई तोड़ेंगे, समझेंगे और याद रखेंगे। तो आज की क्लास में जो चैप्टर्स मैं कवर करने वाला हूं थ्रू माइंड मैप्स और जो क्विक रिवीजन होने वाला है वो 4 चैप्टर्स का होने वाला है। पहला जो हम कवर करेंगे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फिर सोर्सेस, फिफ्थ प्रीएम्बल और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सिटीजनशिप। तो बस एक काम करना पड़ेगा, क्लास स्टार्ट करने से पहले दिमाग का इंजन ऑन कर लो, ज्ञान की पेटी बांध लो और चलो मेरे साथ एक मस्त पॉलिटी की राइड पे। तो पहला चैप्टर जो हम कवर करेंगे वो करेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एटलीस्ट ये तो देख लें भाई कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना कैसे है। तो क्या ब्रिटिशर्स ने एकदम से बोल दिया था कि ठीक है आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना लो? तो नहीं, क्योंकि वो दिल से सोचने वाले इंसान नहीं थे भाई, वो दिमाग से सोचते थे बहुत ज्यादा। तो क्या हुआ था, 1919 एक्ट आया था, फिर उसके बाद 1928 में नेहरू रिपोर्ट में बोला गया था कि हमको डोमिनेंस स्टेटस दे दो। ब्रिटिशर्स मना करते जा रहे थे, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया किसी के दिमाग में आ ही नहीं रहा था। तो फिर उस दौरान में 1934 में MN रॉय जी ने आइडिया दिया कि क्यों हम इस एक्ट पर जी रहे हैं, जो ये एक्ट ला रहे हैं हम उसी पर जी रहे हैं, और छोटी छोटी मांग करे जा रहे हैं कि हमें एग्जीक्यूटिव उसमें रख लो, हमें लेजिस्लेटिव में रख लो, कि हम भी थोड़े से रूल मेक कर लें, हमें भी थोड़े से इलेक्शंस, मतलब एक पार्ट बनाया जाए अपने पार्लियामेंट का एक छोटे उसका। तो लेकिन उन्होंने बोल दिया था कि भाई नहीं, अब हमें ब्रिटिशर की जरूरत नहीं है, अब हमें अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी। तो 1934 में MN रॉय जो कम्युनिस्ट थॉट के थे, पहले कम्युनिस्ट थॉट के थे, इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी भी फॉर्म करी थी मैक्सिको में 1919 में। लेकिन इनको जब पता लगा था यार कम्युनिस्ट को ना लोग नेगेटिव उसमें ले रहे हैं, तो इन्होंने अपनी सोच कन्वर्ट कर दी थी और ये आ गए थे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में, जहां लोगों की तरफ देखते रहे थे, लोगों की तरफ से एक सोच रहे थे कि इंडिया के जो लोग हैं, इंडियंस जो हैं भाई, कितना सारा अत्याचार हो रहा है, ब्रिटिशर्स कितना सारा अत्याचार कर रहे हैं, कि कोई फ्रीडम नहीं है, कोई इंडिपेंडेंट नहीं है, अपने देश में रहकर भी वो एक तरीके से उनका दम घुट रहा है। तो 1934 में उन्होंने एक आइडिया दे दिया था कि अब हमको कोई एक्ट नहीं चाहिए, अब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करो। जवाहरलाल नेहरू को यह आइडिया बहुत पसंद आया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ऑफिशियल डिमांड रख दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, कि बहुत हो गया, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आप बनाए दो। लेकिन ब्रिटिशर्स ने 1935 एक्ट के दौरान भी ये मांग नहीं मांगी और बल्कि एक पटकी और दे दी, जिसमें उन्होंने बर्मा को अलग कर दिया था और कम्युनल इलेक्टरेट्स भी ले आए थे। उसके बाद इंडियंस को काफी गुस्सा आ रहा था और तभी वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया था, जो 1939 से लेकर 1945 तक चला था। इस 1945 तक चला था। इस दौरान में ब्रिटिशर्स को इंडियंस की हेल्प चाहिए थी। इस दौरान में ब्रिटिशर्स को इंडिया की हेल्प चाहिए थी, क्योंकि वो थोड़ी सी वॉर जो है वो लूज कर रहे थे। थोड़ी तो नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा, जब इंडिया की हेल्प लेने के लिए आ गए थे कि आप अपने लोग भेजो, वो एक तरीके से हमारे लिए लड़ेंगे, आर्मी में शामिल हो गए। तो उस दौरान में इंडियंस ने बोल दिया था कि भाई वाह, ना हम एक तो हमारे पर रूल कर रहे हो, ऊपर से हम अपने लोग भेजें जो तुम्हारे लिए मरे, तो बिल्कुल नहीं। तो ये वाला ऑफर लेकर आए थे हमारे, जिसको हम बोलते हैं अगस्त ऑफर। इस दौरान में लॉर्ड लिंगलिथगो आए थे हमारे, और ये बोल दिया गया था कि ठीक है, आप अगर आदमी भेजते हो हमारे, तो हम आपको डोमिनेंट स्टेटस देंगे। लेकिन इसमें ट्रिक क्या खेली, डोमिनेंट स्टेटस तो देंगे, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद डोमिनेंट स्टेटस का मतलब कि कुछ हिस्सा आप रखेंगे, कुछ हिस्सा हम रखेंगे, पूरी तरीके से अब हम रूल नहीं करेंगे। लेकिन इंडिया ने बोला था कि भाई पानी अब सर से ऊपर जा चुका है, अब हमको ये ऑफर भी नहीं चाहिए, क्योंकि उस दौरान में नेशनल मूवमेंट्स इतने चल रहे थे, चाहे वो क्विट इंडिया मूवमेंट हो या फिर इंडिविजुअल सत्याग्रह हो, और इतने सारे जब मूवमेंट चल रहे थे, तो ये प्रेशर बना रहा था ब्रिटिशर्स के ऊपर कि एक तो वर्ल्ड वॉर चल रहा है, वो वहां पे फोकस नहीं कर रहे, और इंडिया ने एक जंग छेड़ दी थी किसकी तरफ, इंडिपेंडेंस की तरफ, कि अब हमको स्वतंत्र देश हमारा चाहिए। फिर उसके बाद जब ये सारी चीजें चल रही थी और फिर बहुत सारा ब्रिटिशर्स को नुकसान हो गया था वर्ल्ड वॉर 2 में, जहां पर उनको काफी सारा कर्जा हो गया था यूएसए और कनाडा से, जो उन्होंने कर्जा लिया था। फिर उसके बाद जो वहां के लोग थे, उनकी भी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी स्टेबल नहीं थी, तो उन्होंने बोल दिया था कि आप अब कोई भी पैसा इंडिया नहीं भेजोगे, क्योंकि एक तो हमें कुछ नहीं मिल रहा है और ऊपर से आप दान किए जा रहे हो। तो काफी सारा ब्रिटेन पार्लियामेंट में परेशानी चल रही थी, तो ये फोकस करा गया था कि भाई हम अपने लोगों की तरफ सोचेंगे
और जब इलेक्शन आए थे, जब इलेक्शंस आए थे ब्रिटेन में, उस दौरान में हमारी जो हमारी सरकार ने, जो ब्रिटेन की सरकार थी, वो थी विंस्टन चर्चिल की, जो कंजर्वेटिव पार्टी से थे। ठीक है, इसको मैं सीधा कर देता हूं। तो जो कंजर्वेटिव पार्टी से थे हमारे, तो जब कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आने से पहले उन्होंने एक चीज फिक्स कर दी थी कि भाई जब हमारे इलेक्शंस होंगे 1945 में, जो विंस्टन चर्चिल के वर्सेस कौन खड़ा था हमारा, भाइयों में भाई, क्लीमेंट एटली भाई। और इस दौरान में क्लीमेंट एटली जीत गए थे और उन्होंने बोल दिया था कि अब ब्रिटेन इस कंडीशन में नहीं है कि वो और भी अब इंडिया पे रूल कर सके। तो उन्होंने बोलता कि अब ब्रिटिशर्स को बुला लिया जाए और इंडिया को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करनी दी जाए। तो उन्होंने जो कैबिनेट मेंबर्स भेजे थे, वो भेजे थे क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और हमारे अलेक्जेंडर। ये आए थे और इन्होंने बोल दिया था कि ठीक है, ये एक डिमांड के साथ आए थे। इन्होंने बोल दिया कि ठीक है, हम आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने देंगे, लेकिन उसके कंडीशंस भी होंगी। भाई ब्रिटिशर्स ऐसी थोड़ी आ जाएंगे बिना कंडीशंस के। तो कंडीशंस क्या होंगी? उन्होंने बोल दिया था कि एक तो जो डिमांड चल रही थी, जो जिन्ना अपनी डिमांड कर रहे थे कि हमें हमारा पाकिस्तान चाहिए, इंडिया को डिवाइड किया जाए। तो ब्रिटिशर्स ने बोल दिया था कि नहीं, इंडिया को डिवाइड नहीं किया जाएगा। वो ये कोशिश कर रहे थे, जो आगे नाकामयाब हो जाएगी हम लोग देखेंगे। ठीक है, और फिर ये बोल दिया था कि ठीक है, पावर ट्रांसफर, जितने भी सारे एक्ट्स हैं, जो भी सारी चीजें अब तुम्हें चाहिए या नहीं चाहिए, जो हमारे पास पावर थी, हम वो अब आपको ट्रांसफर कर रहे हैं। पार्लियामेंट में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आप बैठो, आप अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उसमें हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। लेकिन जहां पे वो ट्रिक खेले थे, वो खेले थे प्रोविजनल ग्रुपिंग। आपको पता होगा कि ब्रिटिशर्स, जो हमारा इंडिया था, वो ब्रिटेन प्रोविंसेस में था। वो दो हिस्सों में डिवाइडेड था। एक थे ब्रिटेन प्रोविंसेस स्टेट्स और दूसरे थे हमारे प्रिंसली स्टेट्स, जो रूल कर रहे थे प्रिंसेस हमारे, जिसमें ब्रिटेन का कोई भी हाथ नहीं था, ब्रिटिशर्स का कोई भी हाथ नहीं था। तो उन्होंने बोला था कि ठीक है, हम ब्रिटेन प्रोविंसेस को 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। ये हिंदू मेजॉरिटी में आते थे हमारे मद्रास हो गया, सेंट्रल प्रोविंसेस हो गए, जो आज की डेट में हमारा मध्य प्रदेश वाला एरिया आ जाता है, यूनाइटेड प्रोविंसेस हो गए, जो आज की डेट में हमारा उत्तर प्रदेश होता है, जिसको हम आउध भी बोलते थे हम लोग, हमारा बंगाल हो गया। ठीक है, ये सारे हिंदू मेजॉरिटी हो गए। और फिर उसके बाद हमारा मुस्लिम मेजॉरिटी आ जाती थी बी में, जो हमारे नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस की तरफ थे। और तीसरा जो था हमारा, वो मिक्स्ड होता था, जो हमारे बंगाल और असम के उसमें आते थे। जैसे ये वाली थॉट आई थी, उन्होंने बोल दिया था गांधी जी ने कि भाई ये कर रहे हो तुम बहुत गलत, मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। लेकिन दूसरे इंसान को खुशी हो रही थी, जो हमारे जिन्ना थे। उन्होंने बोलता कि चलो एटलीस्ट इसके थ्रू तो इंडिया डिवाइड हो जाएगा। लेकिन गांधी ने यह डिमांड मना कर दी थी। ये डिमांड मना करने के बाद तब उनसे बोल रहे थे कि भाई अब हमको कुछ भी नहीं चाहिए, तुम्हारा बहुत सारी कंडीशन चल रही है, मुझे मेरा इंडिया यूनाइट चाहिए, डिवाइडेड नहीं चाहिए, बहुत हो गई ये सारी चीजें। तब उस दौरान में माउंटबेटन को भेजा गया था और माउंटबेटन ने बोल दिया था कि ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर परेशान हो गए थे कि यार एक तो ये हमारी मांग नहीं कर रहे हैं, अब हम लोग क्या करें क्या नहीं करें, अब हमारी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उस दौरान में माउंटबेटन जी को भेजा गया और वो लेकर आए थे हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। अब इस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के दौरान में उन्होंने बोल दिया था कि ठीक है, कोई कंडीशंस नहीं लगा जाएंगे। और जिन्ना जी बहुत नाराज हुए थे भाई। इन्होंने बोल दिया था कि ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पूरी तरीके से सोवरेन है, वो अपने रूल अपने लॉ खुद बना सकती है, उसमें ब्रिटिशर्स का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। दूसरा, डोमिनियन स्टेटस। पहले जो कंडीशन रखी गई थी कि ठीक है, आप इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे। इंटरिम गवर्नमेंट मतलब कि एक तरीके से टेम्परेरी गवर्नमेंट, जब तक आपको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन रहा है उसके बाद आप इलेक्शंस करवाना, तब तक आप इलेक्शंस को मत करवाना, क्योंकि वो अभी स्टेबिलिटी बंदी ही नहीं है। और डोमिनेंट स्टेटस बोल दिया था कि ठीक है, जब तक आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बना पा रहे हो, आप तब तक जो ब्रिटेन क्राउन था, आप उसके अंदर ही रहोगे, लेकिन हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। जैसे आपने अपना संविधान बना दिया, जो हमारा 26 जनवरी 1950 को एनफोर्स कर दिया गया था, उस दौरान ब्रिटिशर्स पूरी तरीके से चले गए, तो उनके कोई राइट्स नहीं थे। ठीक है, फिर उसके बाद एबोलिशन ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो कुर्सी थी, जो लॉज बनाता है, जो रूल करता था एक बार के लिए, वो भी इन्होंने सीट हटा दी थी। फिर उसके बाद बोल दिया गया था कि इस एक्ट के थ्रू आपको इंडिपेंडेंस दी जा रही है और ब्रिटिश कंट्रोल इंडियन स्टेट्स पर अब नहीं रहेगा। नो मोर कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश ओवर इंडियन स्टेट्स। ठीक है, फिर अब जब आ गया था, तो फिर जिन्ना जी बार बार हमारा बोल ही रहे थे कि सर अब करो, अब तो
इंडिया को अलग करो, पाकिस्तान से अलग करो, तो फिर इसके दौरान पे जो हम जब हमारे माउंटबेटन जी आए थे तो उन्होंने बोल दिया था कि ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड अप कर दिया जाए, क्योंकि उससे पहले, डिवाइड करने से पहले ही भाई, सॉरी बाद में भाई, दंगे इतने हुए थे ना हमारे कोलकाता में, जब बोला जाता है कि भाई एक तरीके से खून की नदियां बही गई थी। अब जब खून की नदियां बही गई थी तो भाई हमारे जो आगे देखेंगे, हमारे जो पहले सेशन हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, तो उसमें जिन्ना जी क्यों बैठे थे? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ भाई, बहुत सस्पेंस होना, जल्दी से रिवीजन करेंगे, ठीक है। फिर उन्होंने बोल दिया था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो हमारा 3 जून को उन्होंने बोल दिया था कि ठीक है, इंडिया को इंडिपेंडेंस कराया जाएगा, और 18 जुलाई को वो एक्ट साइन हो गया था हमारा। फिर उसके बाद हमारा पहला सेशन हुआ था जो 9 दिसंबर 1946 को हमारा हुआ था, और वो पहले सेशन में क्या हुआ था हमारा, अब वो पहले सेशन में क्या हुआ था, पहला सेशन जब हमारा हुआ था तो फिर ये बोला गया था कि टोटल मेंबर्स हमारे जो रहेंगे वो रहेंगे हमारे 389। अब 389 पर्टिकुलरली क्यों रखे गए थे? वो रखे गए थे कि एक बार के लिए हम अपनी पॉपुलेशन देख लेते हैं, और जो सीट्स नापी गई थी, मतलब कि जो सीट्स फिक्स करी गई थी, वो करी गई थी 1/10 रेशियो में। 1/10 मतलब कि 10 लाख, सॉरी 1/10 लाख, कि 10 लाख लोगों में से एक इंसान चुनकर आएगा और वो सीट फिक्स कर दी जाएगी। तो टोटल ऐसे ऐसे करते हुए टोटल मेंबर जो डिसाइड हुए थे वो हुए थे 389। इस 389 में हमारे हिंदूज भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे। तो क्या इसको लोग वोट कर रहे थे? तो नहीं, लोग वोट नहीं कर रहे थे। जो फेमस पर्सनैलिटीज थी या जो 10 लाख लोगों का जो एक एरिया था, वो चाह रहे थे कि भाई हमारी तरफ से ये एक लीडर है, आप जाइए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में और आप इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में अपना योगदान दीजिए। और इसके जो इलेक्शंस हुए थे, लोगों ने इलेक्शंस इसके नहीं कर रहे थे, ये जो हुए थे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की तरफ हुए थे। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो एक पेपर होता है उसमें वो प्रेफरेंसेस भरते हैं, जैसे हमारे प्रेसिडेंट का जो इलेक्शंस होता है उसी तरीके से हुआ था। जो हमारे रिप्रेजेंटेशंस हुए थे, मतलब कि इलेक्टेड कितने मेंबर्स थे जो स्टेट के थे, वो 292 मेंबर हमारे ब्रिटिश प्रोविंसेस से थे, 93 हमारे प्रिंसली स्टेट से थे, और जो 4 थे वो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे। चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस वो चार चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थी कि जो छोटी थी लेकिन ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। और वो क्या थी हमारी, उसको याद आप रखना, आप उसको याद रखना ABCD के थ्रू। A से अजमेर, B से बलूचिस्तान, C से कूर्ग जो हमारा कर्नाटका में, और D से हमारा दिल्ली, ठीक है। और जो ये 292 थे ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से आए थे, और जो प्रिंसली स्टेट से थे हमारे 93 वो नॉमिनेट होकर आए थे, क्योंकि भाई राजा थोड़ी जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो उन्होंने अपने मेंबर्स भेज दिए थे नॉमिनेट करके कि आप जाइए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अपना योगदान दीजिए। और उस दौरान में हमारे जिन्ना जी भी बैठे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि अगर मैं चला जाऊंगा कि कहीं ऐसा तो नहीं जो मुस्लिम रुकना चाह रहे हैं उसकी तरफ ये ध्यान ही ना दे, क्योंकि उस टाइम पे जिन्ना जी को ऐसा लग रहा था कि सुपीरियरिटी जो खेल रही है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस खेल रही है, तो इसलिए मुस्लिम इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जिन्ना जी आ गए थे। लेकिन जैसे पता लगा था, इस दौरान में भी उन्होंने डिमांड करी थी इंडिया पाकिस्तान की, और फिर आखिरकार बोल दिया था कि भाई अब हमको कुछ समझ में नहीं आता है, आप खुद देख लो। क्योंकि ये जो स्टोरी है ये पार्टीशन से पहले किया, ठीक है, क्योंकि ये 1946 के दौरान हुआ था। और इस दौरान में जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारी बन गई थी, एक तरीके से पूरी बन के रेडी हो गई थी, तो अब कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा कैसे? तो ऐसे में क्या हुआ था, हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दिया था। जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, जो एक तरीके से प्रीएम्बल का काम किया था, जिसको जब हम प्रीएम्बल पढ़ेंगे तो उसको बोलेंगे कि उसमें समझेंगे कि ये एक तरीके से मॉडिफाइड वर्जन है प्रीएम्बल। इन्होंने बोल दिया था कि ये सारे ऑब्जेक्टिव्स, ये सारे फंडामेंटल्स, ये सारे फिलॉसफीज आप कॉन्स्टिट्यूशन में जरूर लाना, जिससे कि एटलीस्ट मैंने आपको इंडेक्स दे दिया, आपको पता रहेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन किसके इर्द गिर्द बनना चाहिए, उसमें क्या क्या क्वालिटीज, उसमें कैसे कैसे राइट्स होने चाहिए जो लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था हमारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी पूरी तरीके से हमारी बन गई थी, जिन्ना जी हमारे बैठे थे, और जो बाकी के हमारे सेशंस हुए थे टोटल, उसमें से हमारा जो जिन्ना जी बैठे थे जो मुस्लिम थे वो सिर्फ इसी में बैठे थे, और बाकी इन्होंने बाइकआउट कर दिया था। अब जब इन्होंने बाइकआउट कर ही दिया था,
जब वो सिनेरियो आ ही गया जहां पे जिन्ना जी कह रहे हैं कि भाई मैं बॉयकॉट कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली जब 389 मेंबर्स थे तो 389 मेंबर्स से थोड़े से कम हो जाएंगे ना लोग। अब वो कितने लोग बचे थे, तो वो बचे थे हमारे 299, सिर्फ 389 से हमारे 299 बचे थे। स्टेट को जो स्टेट्स की सीट फिक्स कर गई थी वो 229 और प्रिंसली स्टेट की 70 सीटें, और ये भी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और सीधा नॉमिनेट होकर ही आए थे हमारे। ठीक है, फिर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से हमारी बन गई। अब आती है कमिटीज देने की बात। नहीं, कमिटीज से पहले हमारे जो मेंबर्स थे, एक बार ये तो देख लें, जो पेपर सबसे ज्यादा पूछ लेता। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जब इनॉग्रेशन हमारी हो गई थी 9 दिसंबर 1946 को, जब हमारा पहला सेशन रखा गया था, तो उस दौरान में हमारे जो टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे, हमारे जो टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? हमारे जो टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे वो थे हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो उस दौरान में थे वो टेम्पररी थे, याद रखना टेम्पररी थे। और एक तरीके से हमने फ्रेंच से वो चीज उठाई थी कि जो सबसे ओल्डेस्ट होगा उसको गद्दी पे बिठाया जाएगा, वो इलेक्शन करवाएंगे, वो जिसको इलेक्ट करेंगे वो परमानेंट होएगा। और इलेक्ट करके किसको करा था हमने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। और जो वाइस प्रेसिडेंट हुए थे वो एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी थे हमारे। जैसे हम लोग लोकसभा का जो स्पीकर होता है उससे पहले उस दौरान में जो एमपीज होते हैं, जो सबसे ओल्डेस्ट होता है, जो सबसे मोस्ट रिस्पेक्टेड होता है, उसको कुर्सी बिठाया जाता है और वो इलेक्शन करवाता है हमारे स्पीकर का। तो सेम ऐसे ही जो लिया गया था हमारे उस दौरान में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमारा लिया गया था। धीरे धीरे फिर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनती रही और उसके बाद हमारे जो बी.आर. अम्बेडकर जी थे, भाई साहब इतना प्यारा कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाया, इतना प्यारा कॉन्स्टिट्यूशन। और वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए उनको एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई कि जो ड्राफ्ट करेगी पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को। जो वो जब ड्राफ्टिंग करके आएंगे तो कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो डिस्कस किया जाएगा, वो क्लॉज बाय क्लॉज वोट दिया जाएगा, और हर एक पेपर जब पूरे वोटिंग से सक्सीड हो जाएगा तब वो लागू किया जाएगा और तब वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया जाएगा। तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे हमारे बी.आर. अम्बेडकर, और जो मेंबर्स उस कमेटी में थे हमारे पहले थे हमारे बी.एल. मित्तर जी, लेकिन बी.एल. मित्तर जी की हमारी डेथ हो गई थी तो उनको रिप्लेस कर दिया था एन माधव राव से। फिर एम.एस. सादुल्ला, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी जी और डी.पी. खैतान को भी रिप्लेस कर दिया था हमारे टी.टी. कृष्णमाचारी से। याद रखना ये वो वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, वो वाइस प्रेसिडेंट जो थे हमारे वो वी.टी. थे, ये टी.टी. हैं। ठीक है, तो सिनेरियो क्या हुआ था कि डी.पी. खैतान जी की भी उस दौरान में तबीयत खराब हो गई थी। फिर ऐसे ही अलग अलग कमेटी दी गई थी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर पर्सपेक्टिव से। जवाहरलाल नेहरू जी को हमारी दी गई थी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। कौन सी दी गई थी? हमारी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। अब ये याद रखना, जहां पर भी आपको ये दिखाई देगा ना यूनियन, वहां पे तुरंत आग बंद करके जवाहरलाल नेहरू मार देना। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी हमारी जवाहरलाल नेहरू को दी गई थी। यूनियन पावर कमेटी हमारी जवाहरलाल नेहरू जी को दी गई थी। स्टेट कमेटी और स्टीयरिंग कमेटी और फ्लैग कमेटी जो थी वो हमारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दी गई थी। और रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, रूल्स ऑफ प्रोसीजर मतलब कि किस तरीके से रूल्स बनाए जाएंगे, किस तरीके से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो क्लॉज बाय क्लॉज हम लोग पेपर्स ला रहे हैं, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दिया जा रहा है, इसके ऊपर डिस्कस करें, वो किस तरीके से जाना चाहिए, क्या उसका प्रोसेस होना चाहिए, पहले डिबेट होनी चाहिए, फिर वोटिंग होनी चाहिए, वो सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो दी गई थी हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और इसके साथ एडवाइजरी कमेटी का भी इनको हेड बनाया गया था, जो डिस्कस करना था फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, माइनॉरिटीज के ऊपर, ट्राइबल्स के ऊपर, कि जो ट्राइबल्स एक्सक्लूडेड एरियाज हैं, क्योंकि उनके कुछ राइट्स होते थे, कुछ एक तरीके से उनको प्रोटेक्ट करने के लिए किस तरीके से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं उनको, वो सारी जिम्मेदारी दी गई थी हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। ठीक है, और ये जो आता है हमारा एडवाइजरी कमेटी, माइनर कमेटी में आता है, मेजर कमेटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, वो यही है। बाकी तो हाउसिंग कमेटी भी आता है जिसके हमारे के.एम. मुंशी जी भी थे, तो ऐसे बहुत सारी हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी ये है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा उसके बाद आती है वो तारीख जो एग्जामिनर कंफ्यूज करता है कि किस दौरान में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इनेक्ट करा गया था और किस दौरान में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स किया गया था। तो हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से बन के रेडी हो गया था, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना टाइम लगा था? 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। और वापस सारा सेशन करने के बाद
टोटल 4 सेशंस हुए थे हमारे। टोटल सेशन करने के बाद वो तारीख आ गई थी कौन सी, 26 नवंबर 1949, जहां पे 284 लोगों ने डेलीगेट्स आए थे और उन्होंने साइन करा था कि ये हमारा फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन क्या हुआ था उस दिन में, सिर्फ जो चीजें लागू करी गई थी, सारी चीजें लागू नहीं करी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे, लेकिन कुछ चीजें लागू करी गई थी, जैसे कि हमारा सिटीजनशिप हो गया, जैसे कि हमारा इलेक्शन हो गए, कैसे होने थे वो सारी चीजें बोल दिया गया था कि 26 नवंबर से 1949 से लागू कर दी गई। लेकिन उस डी डे का याद रखा का इंतजार किया गया, जिस दौरान में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आखिरकार एनफोर्स किया गया था कि ये डेट है, इस दौरान से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कर दिया जाए। वो थी 26 जनवरी 1950। और 26 जनवरी हमने इसलिए ली थी क्योंकि 26 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू जी ने रिवर रावी पर पूर्ण स्वराज का पूरा नारा दिया था और हमारे इंडियन फ्लैग को होस्ट किया था। कौन से रिवर रावी पे। तो इतना हुआ था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग बना चुके थे, सब चीजें जब ये हमारी हो गई थी, पोस्ट पार्टीशन हमारा पूरी तरीके से एक्ट क्या था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने सेशंस हुए थे, जब पूरी तरीके से फाइनल हो गया था, हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, तो एटलीस्ट ये तो देख लेते ना कि कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाए तो हमने अलग अलग सोर्सेस कहां से लिए। तो नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हम लोग सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कहां से क्या क्या लिए हैं हमने। पहला हमने जो लिया है वो लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ठीक है, इसको मैं हल्का सा जूम कर देता हूं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने लिया था। अब क्या क्या चीजें हमने लिया, हमने लिया फेडरल स्कीम। हमने लिया फेडरल स्कीम। फेडरल स्कीम का मतलब होता है कि कैसे सब्जेक्ट्स डिवाइड करे जाएं, कौन सा उस दौरान में, जैसे कि हमारे 3 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, फेडरल, स्टेट और हमारा कॉन्करेंट, कि जो यूनियन है, जो आज की डेट में सेंटर है, उसको ये लिस्ट दी जाएंगी, ये इसके ऊपर रूल बनाएंगे, स्टेट में ये रूल बनाएंगे और उसके बाद कॉन्करेंट में ये रूल बनाएंगे, जो कि हमारे 7 शेड्यूल में है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ऑफिस ऑफ गवर्नर। ऑफिस ऑफ गवर्नर जो हमने लिया है वो भी हमने 1935 एक्ट से लिया है कि एटलीस्ट एक गवर्नर होना चाहिए जो स्टेट में जाकर बैठे, जिससे कि अगर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रहा है तो सीधा वो प्रेसिडेंट के पास जाए और इमरजेंसी लगवाने की एक टिप दे दे। टिप मतलब एक तरीके से कह दे कि स्टेट अब ठीक तरीके से काम नहीं करे तो कृपया करके आप आ जाइए और आप ही इनके जो लॉज हैं वो सब सेंटर बनाए या आप बनाए, वो सब चीजें आप देखें। तो एक तरीके से जो यूनिटी बनी रहे, जो कॉपरेशन, जो एक तरीके से कॉपरेट किया जाए, एक लिंक बनाया गया है सेंटर और स्टेट के बीच में, जो लिंक बनाया गया है वो एक तरीके से गवर्नर को बनाया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद आती है हमारी जुडिशरी हमारी जो ली गई है वो हमारी 1935 के एक्ट के थ्रू ली गई है। इस दौरान में ये बोल दिया गया था कि एक फेडरल कोर्ट होना चाहिए। फेडरल कोर्ट जो है 1935 में बोल दिया था, लेकिन 1937 में फेडरल कोर्ट लाया गया था। लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि सर फेडरल कोर्ट क्या चीज है, तो ये हमने क्या सोच के लिया है, तो यही फेडरल कोर्ट है जो 1950 में हमने नाम चेंज कर दिया था और बोल दिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि उस दौरान में जो हमारा फेडरल कोर्ट था सिर्फ वो फाइनल कोर्ट था, वो सबसे सुप्रीम कोर्ट था। तो वो रखा गया था कि जिससे कि जो अदर कोर्ट्स हैं, जो नीचे हमारे बंगाल हो गया, बॉम्बे हो गया, मद्रास हो गया, वो जो कोर्ट्स थे कि अगर लोगों को परेशानी हो रही है, ये सुनवाई नहीं करे, तो कृपया करके आप फेडरल कोर्ट आइए। उस दौरान में अगर आपको फेडरल कोर्ट में भी कुछ सुनवाई नहीं हो रही है या फिर ब्रिटिशर्स को ऐसा लग रहा है कि यार ये कोर्ट तो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा, तो एक और एडवाइजरी जो अपीलिएट थी वो ऊपर वाली में एक काउंसिल में दी गई थी, जो थी प्रीवी काउंसिल, जो कहां पर थी, हमारी लंदन में थी। जैसे ही हमारा एक तरीके से हम सोवरेन हो गए थे, हमें ये था कि 1935 एक्ट हमने हटा दिया था वैसे तो, और उसके बाद हमने 1947 जो इंडिपेंडेंस एक्ट आए थे, जो कंडीशंस वो रख रहे थे, वो भी हमने हटा दिया था, क्योंकि हम एक तरीके से पूरा सोवरेन हो गए थे भाई। ठीक है, फिर उसके बाद आए थे पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक सर्विस कमीशन भी हमने यहीं से ली है, जहां पर आप लोग भाई जाओगे ना, जब आप स्टेट पीसीएस क्लियर करोगे, मेरा भाई कोई एसडीएम बनेगा, कोई डीएसपी बनेगा, कोई तहसीलदार बनेगा, कोई अदर पोस्ट फूड इंस्पेक्टर, मतलब फूड इंस्पेक्टर कह रहा हूं, किसी कोई फूड में जाएगा, तो भाई ये जो चीज ली गई थी हमारी 1935 से ली गई थी। क्योंकि उस दौरान में हर चीज ऐसी नहीं है कि हमारा प्रेसिडेंट कर लेगा, प्राइम मिनिस्टर कर लेगा। पॉलिसीज जो बनाते हैं वो मोस्ट इंटेलेक्चुअल और एजुकेटेड लोग बनाएंगे, जो ऐसा नहीं है कि हमारे मिनिस्टर्स उतने एजुकेटेड नहीं है, लेकिन काम को बांट दिया गया था। वो बांट दिया गया था हमारे ब्यूरोक्रेट्स को लेकर के, आप छोटे छोटे एरिया में भी वो लोग रहने चाहिए, कि एक स्ट्रक्चर बनाया गया था कि टॉप पोस्ट हम देखेंगे, फिर उसके नीचे ये होने चाहिए, फिर उसके नीचे ये होने चाहिए। तो ब्यूरोक्रेट्स
की जो सोच आई थी वो आई थी हमारे 1935 से पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू। फिर वहां से लिए थे हमने इमरजेंसी प्रोविजन कि एटलीस्ट अगर कंट्री में ऐसा हो जाए कि आर्थिक इमरजेंसी आ जाए या फिर कोई स्टेट ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, वॉर वगैरह छिड़ जाए, तो उस दौरान में क्या होगा, किस तरीके से कंट्री चलेगी, क्योंकि एक कंटिन्यूएंसी बनी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरी कंट्री एक स्टेबल हो गई है कि अब रुकी गई है, थम गई है। तो ये वाला जो प्रोविजन था इमरजेंसी वाला, ये हमने लिया था 1935 एक्ट से। और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल मतलब कि जो हमारा पार्लियामेंट होना चाहिए और स्टेट होना चाहिए। पार्लियामेंट में हमारे 2 हाउसेज होने चाहिए जो एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी रखेंगे। सेम ऐसे ही हमारे स्टेट में विधानसभा और विधान परिषद होने चाहिए। उसके बाद हमने यूएसए से क्या लिया था, यूएसए से हमने प्रीएम्बल लिया था, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमने लिया था, प्रीएम्बल हमने लिया है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमने लिया है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हमने लिया है। ठीक है, कोई नहीं यार, अगर ये थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है ना, क्योंकि मैं ज्यादा इस चीज पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा कि इसको सीधा करके मैं करूं, कि बस मेन चीज है कि आपको दिखाई देना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आया था कि हमने यूएसए से क्या लिया था, यूएसए से हमने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिया है, प्रीएम्बल लिया है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। क्योंकि हमारा जो इंडिया है वो डेमोक्रेसी और वो 3 पिलर्स पे टिका हुआ है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। जुडिशरी पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि अगर लोगों को का अधिकार छीना जा रहा है, चाहे वो पार्लियामेंट छीन रहा है, तो उसको एक भरोसा है कि एक और इंसान बैठा है जो मुझे न्याय दिलवाएगा। और वो कौन है, वो है जुडिशरी की। जुडिशरी के ऊपर कोई ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट का प्रेशर है या फिर पार्लियामेंट के थ्रू कोई लॉ बन के जाएगा तो उसको सुप्रीम कोर्ट मानेगा ही मानेगा, तो ऐसे नहीं। जो जुडिशरी है वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। हमने यूएसए से लिया था। जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए। अगर कोई पार्लियामेंट लॉ बना रही है जिसमें फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है किसी भी एक पर्सन का, तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को लेगा और उसके ऊपर रिव्यू और उस लॉ को रिव्यू कर सकता है। फिर उसके बाद फंडामेंटल राइट, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, वो हमने कहां से लिए, वो हमने यूएसए से लिया। इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को कैसे हटाया जाए, जो आर्टिकल 61 में है, जो उसका पूरा प्रोसीजर है, वो हमने लिया है हमारा यूएसए से, कि कैसे 14 दिन का नोटिस दिया जाता है, फिर उसके बाद उनको सीट से हटा दिया जाता है, फिर सुनवाई, फिर लोकसभा से राज्यसभा में जाते हैं, स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू प्रेसिडेंट को निकाला जाता है। फिर आता है रिमूवल ऑफ जजेस, कि भाई अगर जजेस ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, ज्यादा छुट्टी पे चल रहे हैं, केसेस बढ़ते जा रहे हैं, पेंडिंग केसेस, और जजमेंट ठीक नहीं दिए जा रहे हैं, तो एक प्रोसीजर क्या होना चाहिए जजेस का, तो वो भी हमने यूएसए से लिया। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट भी हमने यूएसए से लिया। इन केस अगर प्रेसिडेंट अपनी सीट पर नहीं होता है तो वो कंटिन्यूएंसी मेंटेन हो, तो उसकी जगह हमारा वाइस प्रेसिडेंट आ जाता है, और जितनी भी सारी पावर, जो भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेसिडेंट की हैं, वो सारी ट्रांसफर हो जाती है हमारी वाइस प्रेसिडेंट को, और वो तभी होंगी जब प्रेसिडेंट हमारा नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आती है हमारी अब बाकी कंट्रीज के, क्योंकि सबसे ज्यादा जो हमने लिया था 1935 से हमने लिया था, 1935 से हमने लिया था, हमने यूएसए से लिया था। और अब हम देखेंगे कि यूके से हमने क्या लिया है भाई। अब ये मत सोचना कि सर जब ब्रिटेन इतना सारा चीज हमारे ऊपर कर रहा था, इतना अत्याचार कर रहा था, तो फिर क्या लेने की जरूरत थी, उनको यही क्यों जताएं कि हमने कुछ लिया है। तो भाई पॉजिटिव सोचो, क्योंकि पॉजिटिव चीज ली है, नेगेटिव चीज नहीं ली है। अपना संविधान बहुत अच्छा बनाने के लिए ये सब चीजों की जरूरत थी, वरना टाइम बहुत ज्यादा लग जाता, क्योंकि हम इंडियंस हैं बहुत ज्यादा स्मार्ट। हम कम टाइम में बहुत ज्यादा इनपुट जहां से मिल सके हम वो काम जरूर करते हैं। ठीक है ना, तो उस दौरान में यही हुआ था। तो यूके में, ठीक है, यूके में हमने ली थी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी बाई कैमरल, लेजिस्लेटिव हमारी होनी चाहिए, लोकसभा होनी चाहिए जो जिसको हम बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल, राज्यसभा होनी चाहिए जिसको हम लोग अपर हाउस बोलते हैं, लोकसभा जो रहती है वो परमानेंट टेम्परेरी होती है, उसके इलेक्शंस होते हैं जो परमानेंट, जो कभी डिसॉल्व नहीं हो सकती, वो हमारी राज्यसभा होती है। हमने लिया है रूल ऑफ लॉ, यानी सुप्रीम कौन है, सुप्रीम कानून है, कानून से ऊपर कोई नहीं है, ना तो प्रेसिडेंट, ना प्राइम मिनिस्टर, ना हमारा पार्लियामेंट, ना कोई ब्यूरोक्रेट, ना कोई पब्लिक अथॉरिटी, कोई भी नहीं। जो काम होगा लॉ के अंदर होगा, और सबसे सुप्रीम जो होगा वो लॉ ही होगा। जितने भी सारे कानून होंगे, जो भी सारे रूल्स होंगे, उसके ही अनुसार हमको चलना पड़ेगा। वो जो लिया गया हमने यूके से लिया। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर हमने उससे लिया है। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर यानी जो भी हमारा बिल होगा, जो भी पार्लियामेंट में हम लोग बिल जनरेट करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, वो किस प्रोसीजर से जाना चाहिए, कि पहले इंट्रोड्यूस होगा, फिर उसके बाद स्पीकर उसको मंजूरी देगा, फिर उसके बाद
डिस्कशंस होगा क्लॉज बाय क्लॉज, फिर कमिटीज बिठाई जाएंगी कि अगर कुछ चेंज है नहीं चेंज है, फिर वोट्स दिए जाएंगे, फिर वो राज्यसभा में जाएगा। जो ये पूरा प्रोसीजर है ये हमने यूके से लिया है। सिंगल सिटीजनशिप भी हमने यूके से ली है, और इस सिंगल सिटीजनशिप के थ्रू जिससे कि हमको लगा रहा है कि भारत अब एक है। फिर उसके बाद हमने लिया था कैबिनेट सिस्टम की प्रेसिडेंट होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, फिर जो कैबिनेट होना चाहिए कि जो हमारा इंडिया है, इंडिया में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं, जैसे हमारा डिफेंस हो गया, हमारा फाइनेंस हो गया, हमारी होम मिनिस्ट्री हो गई, हमारा फूड हो गया, ठीक है ना, वो सारी चीजें कौन किसके अंडर रहेंगी? वो रहेंगी कैबिनेट के अंडर, कि यही सबसे ज्यादा सुप्रीम एक तरीके से जो पॉलिसीज बनाएगा वो हमारा कैबिनेट ही बनाएगा। फिर उसके बाद हमारे जो रेट्स थे, प्रेरोगेटिव रेट्स, वो हमने कहां से लिए थे? जो रेट्स हमारा सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 जो पास करता है, वो कहां से लिए थे हमने? हमारा यूनाइटेड किंगडम से हमने लिए थे। जैसे कि हमारे 5 रेट्स हैं, हेबियस कॉर्पस हो गया, सेंचुरी हो गया, मैंडमस हो गया, क्वो वारंतो हो गया, और एक हमारा प्रोहिबिशन हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आता हमारा पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, यानी जो हमारे एमपीज थे, हमारे एमपीज, हमारे जो प्रेसिडेंट है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, जो ठीक है ना, मतलब प्राइम मिनिस्टर वो भी एमपी हैं, तो इनको जब ये सेशंस में होंगे तो इनको कुछ प्रिविलेजेस दिए गए कि ये कुछ भी बोल सकते हैं, और अगर इनके ऊपर कोई क्राइम चार्ज लगाया गया तो उस दौरान में सुनवाई नहीं होगी अनटिल एंड अनलेस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ही दे देता है कि हाँ ये प्रूव हो गया है कि ये क्रिमिनल है, तब उस टाइम में सिनेरियो कुछ अलग होगा। लेकिन उस दौरान में सुनवाई के दौरान पे इन पे कुछ भी चीज, कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। बाइकैमरलिज्म हमने यहां से लिया है कि जो मैं आपको बता चुका हूं, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में लोकसभा और जो राज्यसभा होनी चाहिए, स्टेट में विधानसभा और विधान परिषद होनी चाहिए, वो हमने यहां से ली थी। फिर उसके बाद आ जाते हैं अब हम लोग हमारे कनाडा में क्या है गुरु? कनाडा से भी हमने कुछ लिया है क्या भाई? हमने भारत के कोनों कोनों से चीजें ली हैं। तुम सोचो कि कितना घूमे होंगे भाई। B.R. अम्बेडकर जी हमारे कहां कहां गए होंगे, उनका कॉन्स्टिट्यूशन छाना होगा, तब जाके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना होगा। तो हमारे कनाडा से क्या लिया? कनाडा से हमने लिया है कि जहां पर, ये बात याद रख लेना, जहां पर सेंटर का है, जो कार्य सेंटर को, मतलब एक तरीके से सेंटर को सुप्रीम दिखा गया, वो ऑटोमेटिकली टिक मार देना कनाडा पे, आग बंद करके। फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, कि हमने तो स्टेट्स में बोल दिया था कि ठीक है स्टेट लेजिस्लेटिव कोई चीज है, लेकिन सबसे सुप्रीम कौन होगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैकल्टी कौन होगी? वो होगी हमारी सेंटर, ठीक है ना, विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। सेंटर के पास बहुत पावर है, उसका जो सर्कल है वो बहुत ज्यादा वाइड है, ठीक है। वेस्टिंग ऑफ रेसिड्यूरी पावर मतलब कि जो लिस्ट, जैसे यूनियन लिस्ट है जहां पे सेंटर उसके लिए लॉज बनाएगा, जैसे हमारा यूनियन लिस्ट हो गया, स्टेट लिस्ट हो गया, कॉन्करेंट हो गया, जहां पे दोनों बनाएंगे। और ऐसी कुछ चीजें जो इन तीनों लिस्ट में नहीं है, ऐसी कुछ चीजें जो इन तीनों लिस्ट में नहीं है, वो जाएंगे हमारी रेसिड्यूरी में। और ये पावर किसको दी गई है? कौन बनाएगा? हमारा सेंटर बनाएगा। फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, गवर्नर को कैसे अपॉइंट किया जाएगा, जो कि हमारा प्रेसिडेंट करता है, वो सारा प्रोसीजर जो होगा वो हमने कनाडा से लिया है। और क्योंकि गवर्नर कहां से? प्रेसिडेंट यानी कि हमारा एक तरीके से सेंटर। फिर उसके बाद एडवाइजरी जुडिक्शन, बस ये थोड़ा सा अलग है। एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को एक पावर दी गई है कि अगर बाई चांस पार्लियामेंट कोई लॉ बना रहा है और उसमें सुप्रीम कोर्ट की हेल्प चाहिए, जज की हेल्प चाहिए उस दौरान में, कि भाई साहब हमसे ये लॉ बन रहा है, हमसे थोड़ी सी गलती हो गई, थोड़ी मिस्टेक हो गई है, या फिर हमें कुछ एक चीज बता दो कि ये गलत ना हो जाए, कोई नेगेटिव फेज में चल जाए, तो ये जो एडवाइजरी जुरिडिक्शन थी कि सुप्रीम कोर्ट एडवाइस कर सकता है। जैसे 2019 में जब बाबरी मस्जिद का केस चल रहा था, राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का केस चल रहा था, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस दिया था कि आप मीडिएशन पैनल बनाए। तो ये चीज जो हमसे हमारी ली गई है वो हमारी कनाडा से ली गई है। जर्मनी से हमने क्या लिया? सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को भी हम सस्पेंड कर सकते हैं, वो भी किस दौरान में? ऐसे ही। ऐसे थोड़ी सारी चीजें इतनी आसान हो जाएंगी। अगर सारी चीजें इतनी आसान होती और पार्लियामेंट को सारी पावर दी होती तो ऐसे थोड़ी फंक्शन होती भाई, वो तो फिर तो एक तरीके से डिक्टेटरशिप चल रही होती ना, हमारी डिक्टेटरशिप चल रही होती। तो फंडामेंटल्स को आप सस्पेंड कर सकते हो, लेकिन जब इमरजेंसी हो, तब वॉर, कुछ ऐसा वॉर जैसा छिड़ गया हो, या पर्टिकुलर स्टेट में, मतलब कि पर्टिकुलर स्टेट जैसे कि हमारा मणिपुर हो गया, या फिर जम्मू कश्मीर में कुछ एरियाज हो गए जहां पर इमरजेंसी आ जाती है, जहां पर फंक्शन जो कर रहा होता है वो स्टेट लेजिस्लेटिव नहीं कर रहा था, क्योंकि गवर्नर सीधा भागता प्रेसिडेंट के पास जाता है कि सर आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए। प्रेसिडेंट रूल करेगा, उसके ऊपर जो लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, लॉस कौन बनाएगा? जो स्टेट लिस्ट है उसके लॉस कौन बनाएगा? हमारा सेंटर, यानी हमारा पार्लियामेंट।
और फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है। कमेंट सेक्शन में बिल्कुल जरूर बताना ऐसा कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो सस्पेंड नहीं किए जा सकते हैं। फिर आता है हमारा साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से हमने क्या ली थी, अमेंडमेंट प्रोसीजर, कि कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल 368 के तहत हम कैसे अमेंड कर सकते हैं। फिर उसके बाद मतलब कि अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर होता है कि हाँ ठीक है हम कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ चीजें अमेंड कर सकते हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम काफी सारी चेंजेस होंगे, तो वो स्पीड बरकरार रखने के लिए और विद इन टाइम चेंज होने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पड़ सकता है। तो ये जो सोच थी हमने कहां से ली थी, साउथ अफ्रीका से ली थी। राज्यसभा का इलेक्शन, राज्यसभा का कैसा इलेक्शन होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव में से जो एमएलएज हैं वो सीधा राज्यसभा में उनका इलेक्शंस उसी दौरान में होता है, जो कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की तरफ होता है, इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है उनका। ठीक है, राज्यसभा के इलेक्शन हम लेते हैं। फ्रांस से हमने क्या ली थी, रिपब्लिक, जो थॉट है रिपब्लिक का कि हेड ऑफ द स्टेट जो होना चाहिए वो इलेक्ट होना चाहिए, वो हमने फ्रांस से ली थी। लिबर्टी इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, जो आप प्रीएम्बल में देखोगे कि आजाद होने चाहिए, बराबरी, सबको इक्वल दर्जा देना चाहिए, और फ्रेटर्निटी एक भाईचारा और एक हार्मनी की तरह रहना चाहिए, जिससे कि भारत की डिग्निटी बरकरार रहे। फिर उसके बाद हमारा रशिया, यूएसएसआर से हमने क्या लिया था गुरु, यूएसएसआर से हमने लिया था हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से आर्टिकल में आती है ये भी कमेंट सेक्शन में बताना। आइडियल्स ऑफ हमने जस्टिस यहां से लिए थे, आइडियल्स ऑफ जस्टिस हमने यहां से लिए थे। और फिर उसके बाद कहां गए, फ्रांस, अच्छा टिक आ गए थे। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमने फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल ड्यूटीज हमने रशिया से लिए थे। आइडियल्स ऑफ जस्टिस हमने यहां से लिए थे। आयरलैंड से हमने क्या लिए थे, डीपीएसपी हमने लिए थे। डीपीएसपी हमने जो लिए थे, जो कि कौन से आर्टिकल में आता है, क्योंकि भाई आर्टिकल बहुत सारे हैं इसमें। ठीक है, तो टेंशन मत लेना, क्योंकि हम धीरे धीरे रिवीजन भी उसका करेंगे। तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज थे कि स्टेट जब भी कोई पॉलिसी बनाएगा तो ये सारी चीजें ध्यान में रखेगा। इंटॉक्सिकेशन के बारे में, एनवायरनमेंट बिल्कुल साफ होना चाहिए, लीगल फ्री एड देना चाहिए, इक्वालिटी रखनी चाहिए सैलरी वगैरह में, इनइक्वालिटीज को कम महत्वता देनी चाहिए, एजुकेशन, एससी एसटी के बारे में सोचना, ये सारी हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में दे रखे हैं, जो स्टेट पॉलिसी बनाते वक्त इन सब चीजों का ध्यान रखेगा और अपनी पॉलिसीज में इंसर्ट करेगा। ये तो हमने लिया आयरलैंड से। नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा, जो प्रेसिडेंट 12 लोग नॉमिनेट करता है हमारे राज्यसभा में, वो हमने लिया हमारे आयरलैंड से। मेथड ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होगा, जो कि इनडायरेक्टली होता है, वो भी हमने आयरलैंड से लिया है। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या चीज लिया, ऑस्ट्रेलिया से हमने कॉन्करेंट लिस्ट लिया। कॉन्करेंट लिस्ट एक तरीके से कि स्टेट को ऐसा ना लगे कि यार हर चीज में सुप्रीम हमारा सेंटर ही है क्या, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी होने चाहिए, जैसे मैरिज हो गया, एजुकेशन हो गया, जहां पर सेंटर भी बैठे और स्टेट भी बैठे और दोनों बैठकर वो चीज उसके ऊपर सोच विचार करें और वो लॉ बनाए। तो जो कॉन्करेंट लिस्ट थी वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली थी। फ्रीडम ऑफ ट्रेड हमने जो लिया था ऑस्ट्रेलिया से लिया था। फ्रीडम ऑफ ट्रेड का मतलब है कि अब हम अगर किसी स्टेट से दूसरे स्टेट जाना है तो ऐसा ना हो कोई टैरिफ देना पड़े हमें, या फिर बोल दें कि नहीं ये पास नहीं है आपके पास, या आप उस स्टेट को आप यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते, सिर्फ हमारे स्टेट के लोग ही ट्रेड कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, वो यूनिटी बनाने के लिए, वो इंटीग्रिटी बनाने के लिए जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड है, कि जिससे कि एक स्टेट और दूसरे स्टेट के बीच में वो हार्मनी, पीस, वो कॉपरेशन बना रहे, वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया था। फिर उसके बाद जॉइंट सिटिंग हमने कहां से ली थी, कि इन केस ऐसा हो जाए कि भाई लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा ने कोई लॉ पास करा, कोई बिल पास करा, वो सीधा राज्यसभा में गया और राज्यसभा ने बोल दिया कि भाई मैं इसके ऊपर कुछ डिसीजन ही नहीं ले रहा हूं, 6 महीने तक अपनी जेब में रख लिया। भाई वहां से आया प्रेसिडेंट ने बोल दिया कि भाई मुझको नहीं पता, तुम कर रहे हो बहुत सारी बदतमीजी। ठीक है, लोग एक बारी के लिए तुम्हें इलेक्ट कर रहे हैं कि तुम उसके लिए पॉलिसीज बनाओगे, इंडिया जो पुअर सेक्शन है हमारी सोसाइटी का उसको अपलिफ्ट करोगे, वुमेन्स के लिए लॉ बनाओगे, तुम तो यहाँ बिल लेकर बैठे हो, मेरे पास बिल नहीं आ रहा, भाई मैं साइन किस पे करूंगा। तो फिर ये जो चीज थी, B.R. अम्बेडकर जी ने बहुत फ्यूचर की सोच के भाई कॉन्स्टिट्यूशन से ये सारी चीजें ली थी, तब उनके दिमाग में आता कि भाई हाँ आगे ऐसी सिचुएशन बनेगी जो बनी थी, क्योंकि 3 जॉइंट सिटिंग्स हमारी टोटल हुई थी। कमेंट सेक्शन में वो भी बताना, ठीक है, कौन सी 3 जॉइंट सिटिंग्स हमारी आज तक हुई है। चलो मैं पहला आपको बता देता हूं गेस करने के लिए, ठीक है ना, फिर आप खुद सर्च करके कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। डाउरी प्रोहिबिशन, ठीक है, उसकी कौन सी डेट है वो सारी चीजें आप बताना, ठीक है। फिर उसके बाद जॉइंट सिटिंग्स हमारी जो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली थी, जापान से हमने क्या लिया था, जापान से हमने लिया था भाई प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ यानी कि अगर कोई भी लॉ पार्लियामेंट बना रहा है उसका क्या प्रोसीजर होना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा एक नेगेटिव हो गया था प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ में, हल्का सा। वो क्या नेगेटिव था कि अगर पार्लियामेंट ने वो लॉ पास कर दिया है तो चाहे वो फेयर हो चाहे वो अनफेयर हो,
वो लॉ माना जाएगा। लेकिन मनेका गांधी जी में मनेका गांधी जो केस हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया गया था, रूल ऑफ लॉ एक वर्ड ला दिया था कि अगर ऐसा कोई लॉ पास भी होता है और वो अनफेयर मींस होती है उसमें और फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा होता है तो ये चीज नहीं मानी जाएगी। और आपको जो प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा आर्टिकल 21 में, देखना। ठीक है, अब हमने सारा चीजें शायद से कवर कर ली हैं। हमने कनाडा देख लिया, ऊपर वाला देख लिया, हमने यूएसए देख लिया, 1935 एक्ट हमने देख लिया, अदर कंट्रीज हमने देख लिया, हमने सारा चीजें भाई कवर कर ली हैं। हमारी सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हमने कहां से लिए हैं, आ रहा है ना भाई मजा। फुल एनर्जी, कितने छोटे टाइम में भाई आपका पूरा का पूरा एक चैप्टर रिवाइज हो रहा है कि जहां पर आप फास्ट फॉरवर्ड या कुछ भी चीज कर देखोगे तो आपको पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। एग्जाम ड्यूरेशन में ये बहुत मददगार साबित होगी। तब आप मुझे याद करोगे कि भाई विकास एक सर थे, सर कर मांगना या भाई मानना, बस मैं ये चाहता हूं कि भाई सिलेक्शन लो। तुम्हारा सिलेक्शन मेरी खुशी, तुम्हारे माता पिता की खुशी, भाई माता पिताजी की खुशी। उसके बाद भाई जब आओगे ना तुम ये मैसेज करोगे सर कोई एक तरीके से आपने माइंड मैप्स के थ्रू आपने सब पढ़ा दिया है, ठीक है, पार्टी जरूर करेंगे भाई। मैं रहता हूं बिल्कुल पार्टी मोड में किसी भी टाइम पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रीएम्बल। अब प्रीएम्बल क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन चुका है, कहां से हमने क्या चीजें ली हैं वो सारी चीजें हमने देख चुकी हैं। अब उसके बाद हम लोग पलटते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। उसका पहला पन्ना तो वैसे हमारा एम्बलम है, ठीक है, उस पे एम्बलम बना हुआ है। दूसरे पन्ने पे हमारा आता है प्रीएम्बल। ठीक है, अब प्रीएम्बल क्या था? प्रीएम्बल एक तरीके का एक इंट्रोडक्शन की तरह काम करता है, एक तरीके से ये एक इंडेक्स की तरह काम करता है जो हमें एक छोटे फॉर्म में, जो हमारे एक छोटे फॉर्म में हमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का ओवरव्यू दे देता है। अब जैसे आप कहीं भी गए, आपने कोई बुक वगैरह भी लिया, फिर किसी भी आप स्टेशनरी पे गए या फिर आप कोई नोवेल पढ़ने के लिए गए, आप एक इंडेक्स देख के ही समझ जाते हो उस बुक में क्या है। तो सेम ऐसे ही प्रीएम्बल हमारे दर्शा देता है ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है। इक्वालिटी के, जस्टिस के बारे में बात करी गई है, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी के बारे में बात करी है, और इसका नेचर जो हमने रखा है वो सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और हमने रिपब्लिक रखा है। ये क्या है वो जल्दी से हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं। तो उससे पहले मेरे मित्रों, प्रीएम्बल जो है एक तरीके का मॉडिफाइड वर्जन है। मैं आपको बता चुका हूं ये किस चीज का मॉडिफाइड वर्जन है। ये है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का, जो जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दिया था कि आप ये करिए, आप ये कंसीडर करिए, सारे फंडामेंटल फिलॉसफीज आप इसकी देख लीजिए और इसके इर्द गिर्द कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए। ठीक है, और ये हमने कहां से लिया था? ये हमने यूएसए से लिया था, जो हमने सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में देख लिया है। लेकिन जो एग्जामिनर कभी कभार पूछ लेता है, क्योंकि प्रीएम्बल एक तरीके से बहुत प्यारी चीज है, मतलब छोटा पैकेट बड़ा धमाके की तरह काम करते हैं, जो हमें इतनी छोटी चीज में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का एक जर्नी प्रोवाइड कर देती है। ठीक है, तो एन.ए. पालकीवाला जी था। एन.ए. पालकीवाला जी ने हमारा बोला था कि प्रीएम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेम ऐसे ही हमारे के.एम. मुंशी जी ने भी यही बोला था। के.एम. मुंशी जी ने बोला था पॉलिटिकल हॉरोस्कोप। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रीएम्बल का। प्रीएम्बल एक तरीके की इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट की तरह इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स उसमें डिफाइन करती है, और जो हमारे फिलोसोफर्स कह रहा हूं, जो हमारे फ्रेमर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करा, उनकी सोच बताती है और एक तरीके से गाइडिंग लाइट की तरह शो करती है कि कैसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि भाई सोवरेन क्या है। सोवरेन है कि इंडिया पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, वो कोई भी उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, चाहे वो एक्सटर्नली हो चाहे वो इंटरनली हो। इंटरनली इंडिया के लिए वो क्या लॉज बना सकता है, क्या पॉलिसीज वो ला सकता है, क्या एक्ट्स ला सकता है, या पुराने लॉ को कैसे वो अनड्यू कर सकता है। अनड्यू मतलब कि उसको कैंसिल कर सकता है। ठीक है ना, पूरी तरीके से वो सोवरेन है, उसके ऊपर किसी भी चीज का एक्सटर्नल या इंटरनल प्रेशर अब नहीं है। वो किस देश के साथ अच्छे फ्रेंडली रिलेशन बनाना चाहेगा या किसके साथ एनिमी रिलेशन बनाना चाहेगा, वो पूरा डिसीजन पार्लियामेंट के ऊपर है। इंडिया के जो लोग हैं वो कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। इससे दर्शाता है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरी एक तरीके से सोवरेनिटी शो करता है। सोशलिस्ट जो है
हम कहते हैं हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। सोशलिज्म दो तरीके के होते हैं, एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होता है और एक कम्युनिज्म सोशलिज्म होता है। कम्युनिज्म सोशलिज्म में होता है कि एक तरीके से थोड़ी सी झलक आती है एक तरीके डिक्टेटरशिप की, जहां हर एक चीज सरकार के पास होगी, सरकार बताएगी कितना डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, कितनी प्रोडक्शन होनी चाहिए, क्या लैंड किसको क्या मिलना चाहिए, क्योंकि किसी का कोई प्राइवेट लैंड नहीं होता है, सब सरकार का ही होता है। लेकिन डेमोक्रेटिक हमारे जो है, हमारा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, जहां हम लोगों की तरफ सोचते हैं, जहां सब लोगों का है, जहां पार्लियामेंट में बिठाए लोग भी कौन है, पार्लियामेंट में बिठाए लोग भी हमारे वोटिंग के थ्रू गए हैं, हमारे जो सोसाइटी है उन्होंने इलेक्ट करा है, उनको पावरफुल बनाया है कि आप हमारे लिए लॉ और पॉलिसीज बनाइए। तो इस और फिर हमने अलग अलग कि कैसे उनका अपलिफ्ट किया जाए, किस तरीके से उनके लिए एजुकेशंस को बेहतर किया जाए, उनको फ्री में एजुकेशन दी जाए, ठीक है ना, और जिन लोगों के पास इतनी इनकम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है, कैसे खाना प्रोवाइड किया जाए। तो वो सारा दर्शाता है कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तरीके से डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। सेक्युलर मतलब कि हमारा इंडिया में कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है, यहां पर कोई भी रिलीजन वर्शिप किया जा सकता है, फेथ या बिलीव किया जा सकता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, बुद्धिज्म फॉलो कर रहे हो। जैसे पर्टिकुलर कुछ स्टेट्स हैं तो इस्लामिक फॉलो करते हैं, कुछ पर्टिकुलर स्टेट हैं जैसे म्यांमार वो बुद्धिज्म फॉलो करते हैं। तो हमारे इंडिया का भाई ऐसा कुछ है नहीं, हम पूरे खुले हाथ से भाई गला लगाते हैं लोगों को कि सब रिलीजन वाले हर एक इंसान भाई इंडियन है, वो इंडिया है, मतलब इंडियन है, वो हमारा भाई है। उसके बाद आता है हमारा डेमोक्रेटिक मतलब डेमोक्रेटिक क्या मतलब कि भाई अब इसमें जो रूल होगा वो कौन करेगा, वो लोग करेंगे। जैसे डेमोक्रेटिक को अगर हम तोड़ते हैं तो जो आता है डेमोज मतलब कि रूल, क्रातोस मतलब पीपल, किसका रूल, लोगों का रूल। और लोगों का रूल कैसा होगा, कैसा रूल करते हैं लोग भाई, जब इलेक्शंस टाइम आता है ना, जहां पर लोग फिर वोट देने जाएंगे अपना पूर्ण बहुमत से किसी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को चुनेंगे जो पार्लियामेंट में जाकर बैठेगा, ठीक है। तो जो डेमोक्रेसी होनी चाहिए मतलब राइट टू वोट, और फिर कौन सा राइट टू वोट के थ्रू हम लोग इलेक्ट करते हैं, एक टर्म दी गई है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब कि लोग वोट देने जाएंगे, उसमें से भी कोई पार्शियलिटी या कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। और जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज थी पहले 21 साल थी, वो बाद में 18 साल कर दी गई थी। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिर रिपब्लिक क्या था कि जो हेड ऑफ द स्टेट है वो एक तरीके से इलेक्ट होकर आएगा। डायरेक्ट इलेक्ट तो नहीं, बिल्कुल नहीं, डायरेक्ट इलेक्ट नहीं। हम मुर्मू जी जो हमारी प्रेसिडेंट है उसको हमने इलेक्ट नहीं किया, वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर आई। जिन लोगों पे हमने भरोसा करा है उस भरोसे से उन्होंने एक और मेंबर इलेक्ट करा है जो हमारा है फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, वो है हमारा प्रेसिडेंट। यानी हेड ऑफ द स्टेट, जो हेड ऑफ द स्टेट भी रहेगा वो एक हायरार्की के थ्रू नहीं आएगा, वो कोई किंग नहीं होगा, कोई क्वीन नहीं होगी। जैसे कि हम लोग हमारा ब्रिटेन में देखा जाता है, जो हेड ऑफ द स्टेट रहता है वो किंग और क्वीन रहता है। तो इसका मतलब जो ब्रिटेन है वो रिपब्लिक नहीं है, वो मोनार्की है। तो रिपब्लिक यानी कि जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्ट होकर आएगा। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो पावर मिली है वो कहां से मिली है? कॉन्स्टिट्यूशन की पावर जो सबसे पहली स्टेटमेंट है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोगों से कॉन्स्टिट्यूशन बना, हम लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। सुप्रीम लॉ इसको इसलिए कहा जाता है, और लोगों को सुप्रीमेसी का जो दर्जा दिया गया है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। क्योंकि सोचो यार, पहले कॉन्स्टिट्यूशन आपने खोला उस पर पहली ही लाइन कि शब्दों की स्टार्टिंग ही कहां से हुई है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। जो अथॉरिटी मिली है, जो पावर ऑफ अथॉरिटी मिली है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो मिली है हम लोगों से, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट थिंग, वो क्या? हमारे कोर ऑब्जेक्टिव्स। अब कोर ऑब्जेक्टिव्स में हमने किस किस चीज पर ज्यादा ध्यान दिया गया था? वो थे हमारे जस्टिस कैसा होना चाहिए, सोशल होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, पॉलिटिकल होना चाहिए। ये जो लिया था हमने फ्रेंच उससे लिया था। लिबर्टी कैसी होनी, मतलब मैं थोड़ा सा डिफाइन भी करता चलता हूँ। जस्टिस, सोशल जस्टिस मतलब कि इनइक्वलिटी नहीं होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिक मतलब अगर कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है या कोई रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो वो बराबर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। और पॉलिटिकल यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हिंदूज को वोटिंग राइट दे दिया जाए और मुस्लिम को वोटिंग राइट ना दिया जाए। पॉलिटिकल राइट सारे होने चाहिए, ठीक है।
फिर उसके बाद आता है हमारा इक्वालिटी। इक्वालिटी किस चीज में? स्टेटस में, कि सोसाइटी में अगर देखा जा रहा है दूसरे लोगों को तो बराबर नजरों से देखा जाए, किसी को नीच ना समझा जाए, किसी को बहुत सुप्रीम ना समझा जाए। अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी सबके लिए बराबर होनी चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो तो वो सबके लिए होना चाहिए, पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं होना चाहिए, पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी यूनिटी, इंटीग्रिटी और डिग्निटी, मतलब कि भाईचारा, ब्रदरहुड, एक इंडिया की यूनिटी बनी रहे, इंटीग्रिटी बनी रहे, और जिससे कि इंडिया की जो डिग्निटी है उस पर कोई दाग ना लगा सके मेरे भाई, ठीक है। और हाँ देखो, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो मैंने आपको बता दिया था कि मॉडिफाइड वर्जन का जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है जो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, एक तरीके का मॉडिफाइड वर्जन हमारा प्रीएम्बल ही है। और प्रीएम्बल हमने कहां से लिया? प्रीएम्बल हमने लिया यूएसए से, ठीक है। अब उसके बाद देख लेते हैं, प्रीएम्बल में हमारा अमेंडमेंट हुआ था। अमेंडमेंट पढ़ने से पहले हमारे जो केसेस हुए थे वो 3 केसेस हुए थे। पहला हुआ था हमारा बेरोबरी केस 1960, फिर उसका केशवानंद भारती केस 1973, और एलआईसी कौन से उसमें हुआ था, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। फिर क्या जब ये हो गए थे तो बेरोबरी केस में ये बोल दिया गया था, चलो मैं लिख देता हूं, ठीक है। बेरोबरी केस में ये बोल दिया गया था कि प्रीएम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर उसके बाद जो हमारा केशवानंद भारती केस यानी केबीसी जो हमारा केस हुआ था उसमें बोले थे यस प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भाई इसमें इतना सब हुआ था ना कि जहां पर जो 2 लड़ाई चल रही थी पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट की, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने चाणक्य बुद्धि लगाई थी। जब वो लाया था ना बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन, जो केशवानंद भारती केस में लाया था, वो इतना प्यारा था ना कि एक बारी के लिए पार्लियामेंट को पावर भी दे दी जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकते हो, लेकिन ऐसा ही नहीं कि आप कुछ भी अमेंड कर सकते हो, क्योंकि अब ऊपर सुप्रीम कोर्ट बैठा है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा मन करता है भाई कि और अंदर तक जाऊं, लेकिन क्विक रिवीजन क्लास है, ठीक है ना, इसलिए तो किसी दिन मैं रखूंगा लैंडमार्क जजमेंट्स का, उस दौरान में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो केशवानंद भारती केस में बोल दिया था कि यस प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो यानी वो अमेंड किया जा सकता है, उसको इंसर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही करो। जब ये वाली चीज हो गई थी तो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत कुछ चीजें जो ऐड करी गई थी वो सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी हमारी ऐड करी गई थी, ठीक है। और एग्जामिनर पूछ लेता है इसकी जगह सोवरेन जरूर डालेगा, तो कृपया करके सोवरेन मत मारना। सोवरेन पहले से ही था हमारे प्रीएम्बल में, बस सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी हमारा जोड़ा गया है। और एक चीज जहां से एग्जामिनर कभी कभार चीजें पूछ लेता है वो है हमारा जस्ट ये वाली चीजें जो है ना, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये जिस क्लॉज में डली हुई है, जिस सीक्वेंस में लिखा गया इनको, इसी सीक्वेंस में कभी कभार एग्जामिनर पूछ लेता है कि जो हमारी लिबर्टी है वो किस सीक्वेंस में है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया था हमारा प्रीएम्बल, और फिर आते हैं हम लोग लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे मैंने बताया था, आई होप यार तुमको मजा आ रहा होगा, बहुत जल्दी से तुम्हारा रिवीजन हो रहा होगा, क्योंकि वो बुक में से वो व्हाइट पन्ने भाई मुझे पसंद नहीं आते, मुझे ऐसी चीजें पसंद आती हैं, मैं सीधा ये चीजें बनाता हूं या फिर बहुत छोटे क्रिस्प नोट्स बनाता हूं। और नोट्स कैसे बनाए जाते हैं वो भी एक बारी के लिए मैं वीडियो ला दूंगा तुम्हारे लिए, जहां पे तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल वो वाली चीज होगी, ठीक है। चला सूख रहा भाई थोड़ी देर बस। उसके बाद आता है हमारा सिटीजनशिप, ठीक है। अब सिटीजनशिप में क्या था कि भाई जब इतनी सारी चीजें चल रही थी 1947 में, जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आ गया था, इंडिया और पाकिस्तान जब अलग हो गया था, तो कुछ लोग पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे, कुछ लोग इंडिया की तरफ आ रहे थे, कुछ लोग जो पाकिस्तान की तरफ गए थे और वो वापस इंडिया आना चाह रहे थे। तो उस दौरान में समझ में नहीं आता कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कि भाई हम लोग संविधान की तरफ ध्यान दें या फिर हम लोग सिटीजनशिप की तरफ, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो जाए, उसकी तरफ ध्यान दें। तो क्या क्या चीजें हुई थी उस दौरान में, किस तरीके के लॉ बने थे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या हुआ था तो देखते हैं, ठीक है। लेट मी जूम इट फर्स्ट। एक तो ये जूम होने में ना भाई साहब जमीन आसमान ले लेता है, ठीक है। हाँ, तो क्या हुआ था उस दौरान में उन्होंने बोल दिया था एक डेट्स, यार भाई इसकी ना डेट्स याद रखना जरूर, मैं भी कभी कभार ऐसे हो जाता है मेरे साथ। तो सिटीजनशिप जो है वो आर्टिकल 5 से लेकर 11 के बीच में आती है। अभी इस दौरान में क्या हुआ था, आर्टिकल 5 में जो हमारा आर्टिकल 5 है वो है कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के दौरान में सिटीजनशिप का एक रूल, किस किस को नागरिकता दी जाए, किसको नागरिकता ना दी जाए, वो सारी चीजें देखते हैं, ठीक है ना। 15 अगस्त 1947
एक तो ना इतना जब करते रहते हैं ना, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक, दूसरे टॉपिक से तीसरे टॉपिक, ठीक है ना। तो 15 अगस्त 1947 में से लेकर 19 जुलाई, सॉरी, अरे हाँ, 19 जुलाई 1948 के बीच में जिसका जन्म हुआ है, ठीक है, जिसका जन्म हुआ है या उसके पेरेंट्स नहीं, गलती हो गई। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे सिटीजनशिप एट द कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा आर्टिकल 5 में है। आर्टिकल 5 में यह चीज बोली गई थी कि 1950 से पहले कौन लोग सिटीजन हो सकते हैं, कि जो ना पाकिस्तान गया है ना वहां से कुछ आया है, कि बस आपने जन्म लिया हो, उसके बाद आपके जो पेरेंट्स हैं वो उस टेरिटरी पे, उस जमीन पे जो भारत की जमीन है उस पे जन्म लिया हो, या फिर एटलीस्ट 1950 से पहले 1950 से पहले आप एटलीस्ट 5 साल इंडिया में रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 6, सिटीजनशिप माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान, जो इंडियंस पाकिस्तान से आ रहे थे उनके लिए क्या रूल बनाया गया। तो ऐसा हुआ था कि जैसे हमने बोल दिया था कि ठीक है 1948 से 19 जुलाई 1948 से पहले कि अगर आपने जन्म लिया है, आपके पेरेंट्स ने जन्म लिया है, और 1950 में कुछ लोग जो थे कि आपने एटलीस्ट 5 साल आपको इंडिया में रहना पड़ेगा। तो फिर क्या हुआ था 1948 के वक्त बाद ये बोल दिया था कि भाई देखो, अब एक परमिट हम कर देते हैं, एक लेटर टाइप बना देते हैं, एक पर्चा टाइप बना देते हैं कि अगर आप वहां से आ रहे हो, आप पाकिस्तान से आ रहे हो, तो पाकिस्तान के जो हैं वो आपको परमिट करेंगे कि ठीक है आप इंडिया में जा सकते हैं। फिर आप इंडिया में आओगे, वो आप परमिट दिखाओगे, तब आपको इंडिया में शामिल किया जाएगा। और फिर उसके बाद जो रूल्स होंगे वो सारे रूल्स आपको ऑब्लाइज करने पड़ेंगे, और आप उसमें सही तरीके से बैठते हो, सही तरीके से फिट हो जाते हो, आप एक तरह प्रूव कर देते हो वो सारी चीजें, तो आपको इंडियन की सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो क्या हुआ था, सिटीजनशिप जो पाकिस्तान में आए थे उनकी कंडीशंस क्या रखी थी, जो पहले आए थे 19 जुलाई 1948 से जो पहले आए थे, याद रखना 2 कंडीशंस, चलो मैं ऐसे बता देता हूं। जो 19 जुलाई 1948 से पहले आए थे, बिफोर, और यहां पे मैं लिख देता हूं आफ्टर। तो बिफोर में तो सीधा अगर आप इंडिया के रेसिडेंट है, आपने वहां जन्म लिया है, तो आपको मिल जाएगी। और ये तो हो गया था पहला कि सिर्फ आपने जो आप रेसिडेंट हो, इंडिया के रेसिडेंट हो, तो आपको करने की कुछ जरूरत नहीं है। दूसरा जो ये बोला गया था, जो कॉमन था, इसके लिए भी बिफोर और आफ्टर के लिए भी, ठीक है, जो कॉमन था। अब वो कॉमन क्या था कि आप या आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में जन्म लिया हो, वो भी किस दौरान में, अनडिवाइडेड इंडिया। अनडिवाइडेड इंडिया क्या है, इंडिया का डिवाइड करने से पहला वाला मैप जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने उसमें दिखाया था कि इंडिया कैसे दिख रहा था, उस दौरान में अगर आपने, आपके पेरेंट्स ने, अपने ग्रैंड पेरेंट्स ने उस दौरान में आप जन्म लिए थे, तो आप शामिल किए जा सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आया था, हाँ, आफ्टर में क्या हुआ था, ये वाली चीज आ गई थी। और ये वाले जो है कि पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, और ये वाली पेरेंट्स का जन्म होना, ग्रैंड पेरेंट्स का और आपका जन्म होना अनडिवाइडेड इंडिया के दौरान में अगर है, तो आपको सिटीजनशिप दे दी जाएगी। ये था हमारा 19 जुलाई 1948 से पहले। 1948 के बाद क्या सिनेरियो हुआ था भाई, सिनेरियो भी तो चेंज हुआ था। अब सिनेरियो क्या हुआ था कि आपको 6 महीने 6 मंथ्स आपको रहना होगा। फिर उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी रजिस्ट्री के लिए, और जैसे ही वो एप्लीकेशन, आप 6 महीने रह लिया, आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली गई है, तो आप बन जाओगे इंडिया के सिटीजन। आर्टिकल 7 में क्या होता है, आर्टिकल 7 में आए थे हमारे भाई कुछ लोग, जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन बाद में उनकी बुद्धि बिल्कुल स्टेबल हुई। उनको ऐसा लगा कि भाई इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, इनका फ्यूचर बहुत खराब होने वाला है। उन्होंने अपनी जान बचाई और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करा और एक स्मार्ट प्ले करा कि भाई वो वापस इंडिया में आ गए। अब जब इंडिया में आए तो इंडियन वालों ने बोला कि चालाकी, मौत एक्टिंग ऐसे कैसे चलेगी, अभी बताता हूं मैं तुम्हें, ठीक है। क्या हुआ था कि एक तो आप आ जाओ, ठीक है, आप इंडियन थे, आप गए थे, उसके ना 6 महीने का एप्लीकेशन, वही वाली चीज जो 48 के बाद करी गई थी। रजिस्ट्री करवाने के बाद 6 महीने एटलीस्ट इंडिया में रहो, एप्लीकेशन दो, फिर उसके बाद देखा जाएगा। और फिर वही कि या तो आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स आपके वो होने चाहिए, नहीं सिर्फ एप्लीकेशन। 6 महीने आप रुको और जो एप्लीकेशन है वो सबमिट करो, और फिर उसके बाद गवर्नमेंट देखेगी कि आपको सिटीजनशिप देनी चाहिए या फिर नहीं देनी चाहिए।
ठीक है, हाँ यहां कर लेता हूं, सिटीजनशिप देनी चाहिए या फिर नहीं देनी चाहिए। फिर क्या हुआ था, अब भाई कुछ लोग ऐसे भी तो थे, कुछ लोग नायाब भी तो थे कि जो ना इंडिया में रह रहे थे ना पाकिस्तान से कुछ मूवमेंट कर रहे थे, जो बिल्कुल ही बाहर रह रहे थे, जो बिल्कुल ही बाहर रह रहे थे। अब उनके लिए भी तो कुछ सोचा था, वो बाहर किस सिचुएशन में रह रहे थे कि भाई ऐसा भी तो होगा ना कि जो ब्रिटिशर्स के लिए लड़ने के लिए गया था फॉरेन कंट्रीज में, जो आर्मी में शामिल था या कुछ ब्यूरोक्रेट्स थे जो बाहर रह रहे थे, जो ट्रेडिंग के लिए बाहर गए थे, उनके लिए भी तो सोचना पड़ेगा ना। उनके लिए क्या सोचा था कि ठीक है, आप इंडिया में जन्म हुआ हो, किसका, या तो आपका, आपके पेरेंट का या आपके ग्रैंड पेरेंट का, तो हम आपको कंसिडर कर लेंगे। ठीक है भाई, एक तो ना फिर उसके बाद क्या आया था हमारा, ठीक है, आर्टिकल 8 ये हो गया था। फिर उसके बाद हमारा आर्टिकल 9 हमारा क्या कह रहा था, आर्टिकल 9 हमारा कह रहा था टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप मतलब कि अगर बाई चांस आपने किसी वॉलेंटरली इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर नहीं करी है, या वॉलेंटरी आप उसका त्याग करना चाह रहे हैं, उसको वापस देना चाह रहे हैं, तो आप आर्टिकल 9 के थ्रू आप उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। आर्टिकल 10 में आ जाता है हमारा कंटिन्यूएंस ऑफ सिटीजनशिप। अगर आपने ये सारी चीजें फॉलो कर ली हैं, आर्टिकल 5, 6, 7, 8, हाँ आर्टिकल 5, 6, 7, 8 आपने ये सारी चीजें फॉलो कर रही हैं, तो आपकी जो सिटीजनशिप है उसको कंटिन्यू किया जाएगा। फिर उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 ये बोलता है सिटीजनशिप के ऊपर जो भी कोई लॉ या रूल बनाया जाएगा वो कौन बनाएगा, हमारा पार्लियामेंट। पूरा अधिकार पार्लियामेंट को दिया गया है, इसलिए सिटीजनशिप में काफी बार अमेंडमेंट किया गया है। जैसे आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955, फिर उसके बाद सिटीजनशिप अमेंडमेंट 2003 में भी करा था, 2005 में करा था। तो इसलिए ये अमेंडमेंट कौन कर रही है, कर रहा है पार्लियामेंट। किस आर्टिकल के थ्रू सुप्रीमेसी दी गई है कि सिटीजनशिप अमेंड पार्लियामेंट कर सकता है, आर्टिकल नंबर हमारा 11। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, अब देखते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955 में क्या हुआ था। ठीक है, सिटीजनशिप एक्ट 1955 में ये अलग अलग सिनेरियोज लिए गए थे कि बर्थ, कि अगर आपने जन्म लिया है तो क्या कंडीशंस होंगी, अगर डिसेंट यानी कि आपके पूर्वज वगैरह रह रहे हैं और फिर उसके बाद आप कहीं बाहर रह रहे हैं तो क्या कंडीशंस होंगी। रजिस्ट्रेशन आप कैसे कर सकते हैं, नेचुरली आपको कैसे इंडिया की सिटीजनशिप मिल सकती है, और अगर कोई टेरिटरी इंडिया ले लेता है तो उस दौरान में क्या कंडीशंस होंगी। तो देखते हैं बाय बर्थ में क्या चीज हुई थी कि याद रखना डेट्स, क्योंकि 1950 की पहली कंडीशंस हम लोगों ने देख ली थी। फिर उसके बाद अभी आ गए थे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955। इसमें जो डेट थी वो थी 26 जनवरी 1950। 1950 से लेकर 3 जुलाई 1987, 3 जुलाई 1987 के बीच में किसी ने जन्म लिया है तो वो ऑटोमेटिकली इंडिया का सिटीजन होगा। और अगर इस तारीख से लेकर 3 जुलाई 1987 से लेकर एक सेकेंड ना, क्योंकि मैंने बोला था कि भाई डेट्स में मैं बहुत ज्यादा वो हूं, 1 जुलाई 1982, ठीक है 1 जुलाई 1987 है ये, 1 जुलाई 1987 से लेकर फिर उसके बाद जो हमने लिया था 3 दिसंबर 2004। ठीक है, इसमें अगर आपके कोई भी पेरेंट आइदर ऑफ द पेरेंट सिटीजन है इंडिया का तो आपको सिटीजनशिप दे दी जाएगी, लेकिन कंडीशंस टू अप्लाई। इसके बाद भी तो कुछ हुआ होगा, क्योंकि इस दौरान में आ गए थे हमारे जनजीज, पीस आउट। तो फिर यह चीज बोली गई थी कि ठीक है, आपको यहां से 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 तक ये बोल दिया गया था कि अगर आप बॉर्न हो रहे हो तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। 3 दिन अगर इन डेट्स के बीच में आप अप्लाई कर रहे हो तो आइदर ऑफ द पेरेंट्स आपके सिटीजन्स होने चाहिए। और 2004 के बाद ये बोल दिया गया था कि कोई भी एक पेरेंट अगर आपका सिटीजन है काम चलेगा, लेकिन दूसरा पेरेंट इलीगल इमिग्रेंट नहीं होना चाहिए, तारों के नीचे से नहीं आना चाहिए, बांग्लादेश या फिर कोई भी कंट्री से या फिर पाकिस्तान से या जो भी इंडिया के नेबर्स हैं वहां से इलीगल इमिग्रेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं हमारा डिसेंट यानी हमारे पूर्वजों के दौरान में क्या चीज बोली गई थी, याद रखना ये डेट कि चलो यहां लिख देता हूं 26 जनवरी
1950 से लेकर हमारा 1992, 26/1/1950 से लेकर 10/12/1992 तक इसमें बोल दिया था अगर कोई इंसान बाहर रह रहा है, और सिर्फ अगर कोई इंसान बाहर रह रहा है, तो बेटा अगर आप इंडिया की सिटीजनशिप लेना चाहते हो तो आपके फादर उस दौरान में आपके फादर ने जन्म जो लिया था वो इंडिया में ही लिया था। कोई इंसान ने बोल दिया कि नहीं जी मदर थी, तो आपको सिटीजनशिप नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उस दौरान में पैट्रियार्कल सिस्टम चल रहा था। आदमियों को ज्यादा तवज्जो दी जा रही थी, ज्यादा उनका इंपॉर्टेंस दी जा रही थी, तो इसलिए बोलता है कि आपका फादर का होना इंडियन सिटीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन फिर उसके बाद जो हमारा आया था 3/12/2004, इस दौरान में बोल दिया था कि ठीक है अब पैट्रियार्कल सिस्टम नहीं है। काफी 1991 में एलपीजी भी आ गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, लोग काफी इंटेलेक्चुअल हो रहे थे, एजुकेशन काफी अच्छी तरीके से बढ़ रही थी। तो इस दौरान में यह बोल दिया गया था कि बेटा ठीक है पैट्रियार्कल सिस्टम हम हटा रहे हैं, आइदर ऑफ द पेरेंट्स, आपके मदर या आपके फादर जो हैं इंडियन सिटीजन्स हैं, तो हम आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद यह कंडीशन रख दी गई थी 3/12/2004 जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट किया गया था। यह बोल दिया गया था कि अब क्या पता कि पेरेंट्स बाहर रह रहे हैं और उनके बेटा का जन्म हुआ है, तो बेटा ऐसा नहीं है कि आप सिटीजन हो तो आपके जो बेटा है आपका पैदा हुआ है तो उसकी सिटीजनशिप उसको नॉर्मली मिल जाएगी। याद रखना बस उसका पासपोर्ट ना बना हो उस कंट्री का, और जैसे ही उसने जन्म लिया विद इन 1 ईयर उसका रजिस्ट्रेशन एम्बेसी जाके करवा देना, जिससे कि वो एटलीस्ट अप्लाई कर सके इंडियन सिटीजनशिप के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन कैसे आप लोग कर सकते हैं? रजिस्ट्रेशन के दौरान में एटलीस्ट 7 साल आपको इंडिया में रहना पड़ेगा। 7 साल आपने इंडिया में रह लिया, एप्लीकेशन भरिए, रजिस्ट्रेशन करिए सिटीजनशिप के लिए। उसके बाद गवर्नमेंट देखेगी कि आप ठीक तरीके से अनसाउंड माइंड के नहीं है, तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। और इन केस आपको किसी लड़की से प्यार हुआ, लेकिन भाई बाद में जाके पता लगा कि वो तो फॉरेनर है, वो तो कहीं फ्रांस में है, लंदन में है, यूएसए में है, अब क्या किया जाए? या तो आप जाओगे या तो उसको बुलाओगे, क्योंकि आप हो भाई अड़ियल। भाई मुझे निकालना है मेरा पेपर, मेरा एग्जाम पीसीएस का एसडीएम और एसडीएम बनना है, तो मैडम आप आओ। भाई उसको पता लगे भाई क्या ऊपर वाली पोस्ट लेगा, तो मैं ही आ जाती हूँ। अगर वो आई है तो उसको 7 साल रहना पड़ेगा, उसको शो करना पड़ेगा कि हाँ देखो मैं भी भारतीय हूं, मैं इस जमीन पर 7 साल रही हूं, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले। और अगर आपका उस दौरान में बच्चा माइनर चाइल्ड है तो वो ऑटोमेटिकली उसको सिटीजनशिप मिल ही जाएगी। फिर उसके बाद नेचुरलाइजेशन कैसे मिलती है कि आप अच्छे कैरेक्टर के हो, आपने बहुत नेचुरलाइजेशन, आप बहुत अच्छे कैरेक्टर के हो, आपने 12 साल इंडिया में बिताए हैं, इंडियन अथॉरिटी को आपने मदद करी, सेंट्रल गवर्नमेंट को आपने मदद करी, आपने कुछ कंट्रीब्यूट करा, या आप इतने इंपॉर्टेंट पर्सन हो ना कि कोई नोबेल जीता हुआ है या आपने कुछ इनोवेशन ऐसा करा है, तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। लेकिन 12 साल में से ना 12 में से 11 साल जो हैं, 11 साल अगर आप अंदर दूसरी कंट्री जा रहे हो और फिर आप इंडिया आ रहे हो और मैक्सिमम टाइम आप इंडिया में रुक रहे हो, वो तो काउंट हो गई होगा। लेकिन जैसे ही आपका 12वां साल होगा, 1 साल आपको पूरी कंटिन्यूएंसी के साथ इंडिया में ही रहना पड़ेगा, वो एप्लीकेशन देने से पहले। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। हाँ, और नेचुरलाइजेशन में ये याद रखना कि जो नेचुरलाइजेशन में ये चीज याद रखना कि 8 शेड्यूल में कि आप अगर बाई चांस नेचुरली एक्सेप्ट करे जा रहे हैं, जहां पर आपके चाहे पेरेंट्स हो चाहे आपके पेरेंट्स नहीं हो, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो, आपको कोई लिंक नहीं है इंडिया से, लेकिन आपको सिटीजनशिप चाहिए, तो बता चुका हूं कि 12 साल में से 11 साल आपको रहना चाहिए और जो 1 साल आपको कंटिन्यूअस रहना चाहिए। 8 शेड्यूल में जो लैंग्वेज से आपको एक लैंग्वेज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, आपको या फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशन, या आप अच्छे कैरेक्टर के होने चाहिए, या आपने कोई लिटरेचर या आर्ट फील्ड में इतना कोई भौकाल मचा दिया है कि पार्लियामेंट बोल रही है कि भाई इसको तो सिटीजनशिप दे ही दो, कि ये इंडिया के लिए एटलीस्ट कुछ कर सकेगा और इंडिया का नाम ऊपर रोशन किया जा सकता है। फिर आते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, जैसे कि हमारा पौंडीचेरी हो गया, जैसे कि हमारा गोवा हो गया, कि अगर बाई चांस इंडियन पार्लियामेंट ने कोई वो ले लिया है, टेरिटरी ले लिया है, कोई किसी छोटी सी कंट्री को अपने अंदर ले लिया है कि अब आप इंडिया का पार्ट हो,
तो उस दौरान में ना कोई रूल ना कोई लॉ, बोल दिया जाएगा कि भाई ये जो लोग हैं इनको इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली दे दी जाए। लेकिन अगर कोई तेज दिमाग से है, तेज दिमाग यानी कोई नेगेटिव चीजें कर रहा है, जिसको पता लगा भाई इसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, तो वो भी डिसाइड पार्लियामेंट करेगी किसको अपनी सिटीजनशिप अपने इंडिया में ऐड किया जाए या नहीं किया जाए, कि इस इंसान को हम नहीं ले रहे, कि तू यहां से भाग, तू यहां से निकल, तेरा इरादा अच्छा नहीं है तो हम तुझे सिटीजनशिप नहीं दे सकते, चाहे हमने उसकी टेरिटरी को अपने इंडिया में शामिल किया है। ठीक है, अब हमने ये सब भी दे दिया, लेकिन भाई कुछ चीजें होती है ना जहां पर हम सिटीजनशिप छीन भी सकते हैं, जहां पर हम सिटीजनशिप छीन भी सकते हैं। अब वो क्या क्या चीज है, हम तीन चीजों से उनकी सिटीजनशिप छीन सकते हैं, और वो क्या क्या है? पहला है हमारा रिनंसिएशन, दूसरा है हमारा टर्मिनेशन, और तीसरा है हमारा डेप्रिवेशन। हे प्रभु, हे देवता, इसके अंदर क्या है? ये क्या बोल दिया गुरुजी आपने? ठीक है, रिनंसिएशन में होता है कि वॉलेंट्री आपने बोल दिया कि हमको ये सिटीजनशिप नहीं चाहिए। पार्लियामेंट ने पूछा कि आप कहां जाना चाह रहे हो, वो बोल रहे हैं भाई मुझे नहीं पता, लेकिन मैं त्याग देना चाह रहा हूं इस सिटीजनशिप को, मुझे इंडिया अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे इतने सारे इंटेलेक्चुअल, इतने सारे एजुकेटेड हैं, सबकी गर्लफ्रेंड है, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, तो मैं सिटीजनशिप लेना ही नहीं चाह रहा हूं। वॉलेंट्री अगर दे दिया है तो रिनंसिएशन के थ्रू आपकी सिटीजनशिप आप लूज कर बैठेंगे। फिर उसके बाद टर्मिनेशन यानी कि आपकी बुद्धि मता में पता नहीं क्या आया कि आपने दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप ले ली, तो पार्लियामेंट ऑटोमेटिकली बिना आपके कुछ करे वो सिटीजनशिप आपसे छीन लेगी, इंडियन सिटीजनशिप छीन लेगी, दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप नहीं छीनेगी। डेप्रिविएशन, अगर आपने इंडियन सिटीजनशिप किसी इलीगल तरीके से ली है, या आपने रजिस्ट्रेशन के बाद 5 साल में से आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, इंडियन सिटीजनशिप मिल गई, 5 साल में से आपके 2 साल आप किसी कंट्री में गए और वहां पे भाई हथकड़ी में बढ़ गए, आपसे सिटीजनशिप छीन ली जाएगी। पता लगा कि भाई ये कोई बंदा है, हमारे इंडिया पाकिस्तान वॉर चल रहा है और ये पाकिस्तान की मदद कर रहा है, आपसे सिटीजनशिप छीन ली जाएगी। तो कृपया करके इनलीगल एक्टिविटीज में ना पड़े, हवाला वगैरह जो इंसान कर रहा होगा उससे इंडियन सिटीजनशिप छीन ली जाएगी। ठीक है, कैसा लगा ये क्विक रिवीजन? मजा आया? बहुत मजा आया होगा भाई, क्योंकि तुम्हें एज क्लास होगा डक 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 4 चैप्टर खत्म, नेक्स्ट वीक में भाई डक 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 4 या 5 चैप्टर खत्म। तो ऐसे ही हर वीक में अलग अलग चीजें लाता जाऊंगा। अगर इनके बारे में तुम्हें डिटेल्ड वीडियोस तुम्हें चाहिए कि इन डेप्थ और करना है, तो मैंने ये सारे चैप्टर्स ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं लाइव क्लासेस में, तो आप कृपया करके वो लेक्चर्स आप देख सकते हैं, क्योंकि मेरी जो क्लासेस होती हैं वो मंडे से फ्राइडे तक रहेंगी 12 से 1 बजे तक, जहां पे हम पॉलिटी का नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे, इन डेप्थ पढ़ेंगे, मस्ती मजाक हंसी के साथ हम करेंगे, जहां पे कोई प्रेशर नहीं होगा, जहां पे कोई लोड ही नहीं होगी भाई, और फुल पार्टी मोड होगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं तक ही रखते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। अगर कुछ भी आपको हेल्प चाहिए, कोई भी डाउट है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, और कैसी क्लास लगी एक थम्स अप करके लाइक देके जरूर जाना। ठीक है, चलो बाय बाय, सी यू सून, टिल देन टेक केयर।